हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है स्लीप डिसऑर्डर पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किए थे। आज उसके कैटेगरी और डिसऑर्डर से रिलेटेड बातें करेंगे। सबसे पहले ये जो स्लीप डिसऑर्डर है ना, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो डिसोमियाज, दूसरा पारासोमियाज। डिसोमियाज मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्टी गेटिंग इनफ स्लीप, मतलब कि इनफ ज़्यादा सोने में डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद प्रॉब्लम इन टाइमिंग ऑफ स्लीप, जैसे कि क्या होता है ना, कुछ लोगों को होता है कि रात में 11 बजे सोना है तो सोना है, उसके बाद सुबह मॉर्निंग में उठना है तो उठना है, लेकिन उनका टाइमिंग क्या होता है, पूरा बिगड़ जाता है। इसी को कहते हैं डिसोमनियाज। उसके बाद वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि उन्हें अच्छी नींद नहीं आई। अब भाई, जो टाइमिंग है सोने का, उस समय तुम जागोगे या जागने के टाइम में सोओगे तो क्वालिटी ऑफ स्लीप कहाँ से आएगी? ठीक है। दूसरा है पारासोमनियाज। इसमें नॉर्मल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल इवेंट होता है ड्यूरिंग स्लीप। सोए हुए हैं, उसमें कुछ गजब गजब सा बिहेवियर कर रहे हैं, जैसे कि नींद में बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, नींद में चल रहे हैं, जैसे कि नाइट में स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, तो उसको पारासोमनियाज कहते हैं। ऐसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। जो डिसोमनियाज है ना, ये ब्रोथ टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें इंसान को सोने में और सोना कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण उनको दिन में भी क्या होता है, बहुत स्लीपी स्लीपी फीलिंग आती है क्योंकि जो उनको क्वालिटी ऑफ स्लीप चाहिए वो मिल नहीं पाया है, तो वो दिन में भी झुकते रहते हैं। अब पारासोमनियाज तो सिंपल है कि बिहेवियर में चेंजेज होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले डिसोमनियाज के बारे में पढ़ते हैं। डिसोमनियाज एक प्राइमरी डिसऑर्डर में आता है। क्या में? प्राइमरी डिसऑर्डर में, जिसमें हमें नींद लाने में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो बेड पे गया था, सोया था, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो इसमें ये किस में आ जाएगा? डिसोमनियाज में आ जाएगा। ठीक है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको स्लीप नहीं आ रही है, अगर सो भी जाते हैं तो तुरंत जाग जाते हैं, रात में बहुत बार जागते हैं। ठीक है, ऐसे कंप्लेन आती है। ट्रांजिएंट एपिसोड ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें स्ट्रेस, कैफीन, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, डे टाइम नैपिंग और अर्ली बेड टाइम कॉमन फैक्टर है। मतलब कि अगर वो सही से सो नहीं पाएंगे तो उनका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, तो वह स्ट्रेस में रहेंगे। उसके बाद उनको ऐसे सर भारी भारी लगेगा, डे टाइम में ऐसे, दिन में ऐसे लगेगा कि हम झुकते जाएं, थोड़ा सा बेड पे चले जाएं। तो ये सब मेनली डिसोमनाज का ये होता है कॉमन फैक्टर। इसको 31 काइंड में बांटा गया है, मतलब कि इसका फर्दर 3 सब डिवीज़न किया गया है। इंट्रिंसिक स्लीप डिसऑर्डर, एक्सट्रिंसिक स्लीप डिसऑर्डर, और एक जिसमें दोनों हों, जिसको हम कहते हैं कि कार्डियम रिदम स्लीप डिसऑर्डर। तो जो इंट्रिंसिक स्लीप डिसऑर्डर है, इसमें कौन कौन सा आया है? द आइडियोपैथिक हाइपरसोमनियाज, नार्कोलेप्सी, पेरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी, पहले अभी नाम बता देती हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया सिंड्रोम, स्लीप स्टेट मिसपरसेप्शन, साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोमिया, रिकरेंट हाइपरसोमिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक हाइपरसोमिया, सेंट्रल एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। ये सब इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण होता है, ये हमारे अंदर के फैक्टर के कारण नींद नहीं आ रहा है। एक हो गया एक्सट्रिंसिक स्लीप डिसऑर्डर, इसमें 13 डिसऑर्डर आते हैं, जैसे कि अल्कोहल पे कोई डिपेंडेंट हो गए तो अल्कोहल डिपेंडेंट स्लीप डिसऑर्डर, फूड एलर्जी इंसोमिया, इनएडिक्वेट स्लीप रूटीन, तो ये तो एक्सट्रिंसिक हो गया। कि कार्डियम रिदम स्लीप डिसऑर्डर में दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आते हैं। इसमें 6 डिसऑर्डर आते हैं। कौन कौन से? एडवांस स्लीप फेज सिंड्रोम, डिले स्लीप फेज सिंड्रोम, जेट लैग, शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर। इसमें है ना, जो मेन डिसऑर्डर है उसी के बारे में सबसे पहले हम इंसोमिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंसोमिया मतलब क्या होगा? ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को नींद नहीं आएगा, अगर नींद भी आएगा तो वो तुरंत जग जाएंगे। ठीक है। इसमें एक या एक से ज़्यादा सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि नींद आने में प्रॉब्लम होती है,
रात में नींद आती है तो फिर से जाग जाते हैं, जागने के बाद सोने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो मॉर्निंग में बहुत अर्ली में जाग जाते हैं, उसका जागने के बाद ऐसे थका थका फील करते हैं। तो अगर इसका डिवीज़न करने लगे ना, तो ये एक्यूट इंसोमिया, एक्यूट इंसोमिया, क्रोनिक इंसोमिया, कॉर्विड इंसोमिया, ऑनसेट इंसोमिया, मेंटेनेंस इंसोमिया, इतने टाइप में डिवीज़न हुआ है। सबसे पहले एक्यूट इंसोमिया। कौन सा? एक्यूट इंसोमिया। एक्यूट कहने का क्या मतलब है? थोड़ा समय, ब्रीफ एपिसोड, मतलब थोड़े समय के लिए स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी होती है। एक्यूट इंसोमिया मेनली क्यों होता है? तो लाइफ इवेंट में चेंजेज होने के कारण, जैसे कि आपको जॉब करते समय बहुत स्ट्रेस आया, कोई बैड न्यूज मिला, आप ट्रैवल किए हैं, इसके कारण ये एक्यूट इंसोमिया होता है और ये अपने आप बिना ट्रीटमेंट का सही हो जाता है। क्रोनिक इंसोमिया, लॉन्ग टर्म पैटर्न डिफ़िकल्टी होती है स्लीपिंग में, मतलब कि 1-2 दिन ऐसा नहीं हुआ, हमेशा ही ऐसा होता है। ठीक है, उसको नींद ही नहीं आता है, नींद भी आता है तो वो रात में 3-4 बार जाग जाते हैं, जिसके कारण दिन में उनको वीकनेस फील होता है। ठीक है, इसको हम क्रोनिक इंसोमिया कहते हैं और इसके बहुत सारे कॉज होते हैं। तीसरा हमने कौन सा इंसोमिया पढ़ा था? कोमोरबिड इंसोमिया। ये इंसोमिया मेनली अदर कंडीशन के कारण होता है, जैसे कि साइकेट्रिक सिम्टम, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसके कारण नींद नहीं आ रहा है, या कुछ मेडिकल कंडीशन जिसके कारण इंसोमिया हो रहा है, या पर्सन अनकम्फर्टेबल है रात में, जैसे कि बैक एक हो गया, मतलब कोई दूसरा कारण है, ये सेकेंडरी कॉज है। ठीक है, जैसे कि रात में बैक पेन हो रहा है तो उसके कारण वो सो नहीं पा रहा है, अल्थराइटिस है, पैर में दर्द कर रहा है इसलिए सो नहीं पा रहा है, तो इसको कहते हैं कोमोरबिड इंसोमिया। मेंटेनेंस इंसोमिया, मतलब इनएबिलिटी टू स्टे स्लीप, वो सो जाता है लेकिन वो सोना कंटिन्यू नहीं कर पाता है। ठीक है, वो बार बार जाग जाता है। ठीक है, ऑनसेट इंसोमिया, इसका मतलब है कि नींद आने में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग होता है। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके कॉजेज स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ कंडीशन, पुअर स्लीप रूटीन, स्लीपिंग इन्वायरमेंट। स्लीपिंग इन्वायरमेंट कहने का क्या मतलब है? आप ऐसे जगह हैं जहाँ पे सब हल्ला कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे नींद तो नहीं आएगी। लाइफस्टाइल फैक्टर, मेडिकेशंस, फिजिकल हेल्थ कंडीशन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं स्ट्रेस एंड एक्टिविटी का, एंजाइटी का। कुछ पीपल को डेवलप्ड होता है इंसोमिया आफ्टर ए स्ट्रेसफुल इवेंट। उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनको नींद आना बंद हो जाता है, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का देख लीजिए, लड़का लड़की से बहुत प्यार करता है, लड़की चीटिंग कर लेती है, तो लड़का को क्या होगा, उसके बाद नींद नहीं आएगा, उसको क्या होगा, दिन भर उसके बारे में ही सोचते रहेगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है बहुत समय के बाद तक। ठीक है, तो उसको एंजाइटी के कारण नींद नहीं आएगी, इस तरह का हो गया। दूसरा, पुअर स्लीप रूटीन, हम स्ट्रगल कर रहे हैं रात में अच्छी नींद के लिए, हम बेड पे गए बहुत बार लेकिन नींद नहीं आया। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? जैसे कि आज आप अभी सोए हैं, कल किसी और टाइम में सोएंगे, या वहाँ पर बेडरूम में बहुत ज़्यादा क्या है कि ब्राइट लाइट है, नॉइजीनेस है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा है, तो ये सब के कारण मेनली नींद नहीं आता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर, आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं सोने के पहले, या कोई ऐसा ड्रग ले रहे हैं जिसके कारण आपको नींद ना आए, जैसे कि सिगरेट जिसमें निकोटीन पाया जाता है, टी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक जिसमें कैफीन पाया जाता है, तो इसके कारण आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि टी, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक इवनिंग में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन, जैसे आपको मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, जैसे कि जनरल एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, साइकोटिक डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया,
इसलिए कभी भी सोते समय अपने ब्रेन से बात नहीं करना चाहिए। देखिए, आप जब सोने जाइएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आएगी, जिसके कारण क्या होता है, आपको नींद आने में प्रॉब्लम होता है। तो उस समय आप ऐसे कुछ गहरी सांसें लीजिए, ताकि आपके दिमाग में जो बातें चलें वो बंद हो जाए। नहीं तो फिर जैसे कि आप भगवान को मानते हैं, तो भगवान का नाम लगातार लेते रहिए, उसके बाद ये डीप ब्रीथ लेते रहिए, आपको नींद आ जाएगा। फिजिकल हेल्थ कंडीशन, इंसोमिया उसको भी होता है जिनको अंडरलाइंग फिजिकल कंडीशन हो, जैसे कि हार्ट कंडीशन, एंजाइना या हार्ट फेलवर। रेस्पिरेटरी कंडीशन, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या अस्थमा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज या पार्किंसन डिजीज। हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे कि ओवर एक्टिव थायराइड। ज्वाइंट और मसल प्रॉब्लम, जैसे कि अर्थराइटिस। प्रॉब्लम विद जेनाइटल और यूरिनरी ऑर्गन, जैसे कि यूरिनरी इनकन्सिस्टेंस, इनलार्ज प्रोस्टेट। स्लीप डिसऑर्डर, जैसे कि स्नोलिंग, स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग, ऐसे पैर इधर उधर करते हैं ना, वो वाला रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। नार्कोलेप्सी, नाइट टेरर, स्लीप वॉकिंग। लॉन्ग टर्म पेन। मेडिकेशन, कौन से मेडिकेशन के कारण आपको नींद में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट, एपिलेप्सी के मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, एस्टेरॉयड मेडिकेशंस, एनसीड, स्टूमुलेंट में ये मेडिकेशंस। उसके बाद ये अस्थमा का मेडिकेशन, जैसे कि सैल्बुटामॉल, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या है, तो स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे हेल्थ के लिए, जैसे कि हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो कोई भी कारण हो आपके नींद ना आने का, इंसोमिया जो है आपको मेंटली और फिजिकली दोनों अफेक्ट करता है, जिसके कारण आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो जितना होना चाहिए उससे कम होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप नींद सो नहीं पाइएगा, तो आपका ध्यान उस काम को करने में नहीं लगेगा, आपका जो रिएक्शन टाइम है कम हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, ओवरवेट हो जाएंगे, ज़्यादा सोचने लगेंगे, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज होने की टेंशन है, आप डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, एक्चुअली एक्यूट इंसोमिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। माइल्ड इंसोमिया का आप स्लीपिंग हैबिट सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंसोमिया हो गया है तो आपको दिन में बहुत फंक्शन करना चाहिए, अपने आप को टायर्ड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने हेल्थ प्रोवाइडर को कहिए कि स्लीपिंग पिल्स दे, ताकि लिमिटेड टाइम पे वो सो सके। एक बार उनको नींद आने लगेगा तो वो फिर धीरे धीरे बिना स्लीपिंग पिल्स के भी वो सो सकते हैं। चलिए, अब दो टाइप का इंसोमिया देखते हैं, जिसका नाम है प्राइमरी इंसोमिया और सेकेंडरी इंसोमिया। प्राइमरी इंसोमिया है जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंसोमिया है, जिसका जो अंडरलाइंग कॉज है वो क्लियर नहीं है कि आपको नींद क्यों नहीं आता है, बट देयर इज़ नो मेडिकल और साइकाट्रिक कॉज। लेकिन कोई मेडिकल या साइकाट्रिक कॉज नहीं होगा नींद आने में, ठीक है। स्लीपिंग बिहेवियर के कारण क्या होगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर के कारण आपको बिहेवियर और लर्निंग में प्रॉब्लम आएगा। सेकेंडरी इंसोमिया क्या होता है, इंसोमिया जिसका स्पेसिफिक कॉज पता है, जैसे कि स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कार्डियम रिदम डिसऑर्डर, वेरियस मेडिकल या सब्सटेंस ड्रग यूज, उसके बाद इमोशनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इंसोमिया का 3 टाइप होता है, इनिशियल इंसोमिया, मिडिल इंसोमिया, टर्मिनल इंसोमिया। इनिशियल इंसोमिया में क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में सोने में प्रॉब्लम होगा, आपको जल्दी नींद नहीं आएगा, तो इसका कॉज न्यूरोपैथिक या मस्कुलोस्केलेटल पेन या कोई मेडिकेशन हो सकता है। मिडिल इंसोमिया, आप सो गए लेकिन फिर बार बार जाग रहे हैं, इसका कारण मसल स्पाज्म, नोट्यूरिया या डे टाइम फैटिग हो सकता है। टर्मिनल इंसोमिया, आप मॉर्निंग में बहुत जल्दी जाग जाते हैं, ये मेनली एक्सपोजर ऑफ डे लाइट के कारण हो सकता है, ठीक है। तो इंसोमिया के सिम्टम ये सब समझ में आ गए, कॉजेस समझ में आ गए।
चलिए अब इसका देखते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। मेडिकल फैक्टर जैसे कि कोई मेडिकेशन के कारण हो सकता है, जैसे कि आप पेन रिलीफल एनसिड ले रहे हैं, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर है, दिन के टाइम में कोई एक्टिविटी नहीं किए हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये सब के बारे में तो बता ही दिए हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जो ड्रग आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, वो लेना चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग लेना चाहिए जिसके कारण आपको नींद आए। अदर ड्रग ऑप्शन एंटीहिस्टामिन, रेमिरॉन, ट्राजिडोन, ये सब लेना चाहिए। रिलैक्सिंग ट्रेनिंग करना चाहिए। ये स्टिमुलस कंट्रोल प्रोसीजर जानना चाहिए। सेटिंग करना चाहिए बेड पे जाने से पहले। सोने का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, जैसे कि अगर नींद आ रही है दिन में तो नहीं सोए क्योंकि रात में ही सोना है। सोने से पहले पैर हाथ धोएं, 2 मिनट योगा कर लें। ठीक है। उसके बाद सोने से पहले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि जैसे कि कल मैं ये करूँगा, कल मैं वो करूँगा। एकदम रिलैक्स होके सोना चाहिए। अब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, तो स्लीप डिसऑर्डर में इसका ईईजी पढ़ा। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ स्लीप पढ़ा, 2 तरह का होता है, एनआरईएम और आरईएम। उसके बाद हमने पढ़ा स्लीप डिसऑर्डर में सबसे पहले सोमिनाज, क्या पढ़ा, DYSOMNIAS, डिसोमनियास। ये क्या होता है, एबनॉर्मलिटी हो रहा था ड्यूरेशन ऑफ स्लीप में और क्वालिटी ऑफ स्लीप में, मतलब कितना घंटा सोना है और कैसा नींद सोना है। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंसोमिया। कौन सा पढ़ा है इसमें सबसे पहले, इंसोमिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंसोमिया हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। इंसोमिया में हमें पढ़ना है प्राइमरी इंसोमिया, जो ऑलरेडी हमने ख़त्म कर चुका है। उसके बाद और भी क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है पीरियोडिक, PERIODIC, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। तो इंसोमिया में हमने पहले पढ़ा प्राइमरी इंसोमिया, अभी पढ़ेंगे पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। तीसरा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर होता क्या है, जब पर्सन सोता है तो उसके पैर में क्या होता है, एकाएक उसके मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण या तो वो हल्का जगता है या पूरी तरह जग जाता है। नहीं ऐसे पेट हम लोग कहते हैं पैर चढ़ गया वो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट है बेंजोडाइज़ेपाम। पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर जो था, क्या बताइए, एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन है ना, जो पेशेंट है, वो लिम्ब को इनवॉलेंट्री मूव करने में उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है। ये जो सिम्टम है ये रिलेटेड होता है मूवमेंट से, तो कभी भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो आगे पढ़ेंगे उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर इसका एग्जैक्ट कारण क्या है ये अभी तक नहीं पता है, लेकिन कुछ मेडिकेशंस इसके लिए क्या करते हैं, इसको वर्स कर देते हैं। तो ये मेडिकेशंस कौन है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन और सम एंटी साइकोटिक ड्रग। मेनली जो ये PLMD है, PLMD क्या हो गया, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, PLMD। ठीक है। ये जो होता है ना वो रिलेटेड होता है लो लेवल ऑफ आयरन से। ठीक है। इसमें क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगा लिम्ब नर्व कंडक्शन का, जो मेनली डायबिटीज या किडनी डिजीज में देखा जाता है। तो आप इसको स्टॉप कैसे करेंगे, तो इसको स्टॉप करने के लिए मेनली मेडिकेशन दिया जाता है, जैसे डोपामिन एगोनिस्ट। ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है PLMD के लिए। उसके बाद हम बेंजोडाइज़ेपाम देंगे। ठीक है। उसके बाद एंटी कन्वल्सन ड्रग भी दे सकते हैं। एंटी कन्वल्सन ड्रग है जो रिड्यूस करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। बेंजोडाइज़ेपाम जो है वो अवॉइड किया जाता है कुछ पीपल में, क्योंकि वो उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। डोपामाइन एगोनिस्ट जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ठीक है। क्या जो PLMD है उसके कारण पार्किंसन डिजीज हो सकता है, जैसा कि हमें पता है PLMD का कॉजेज क्या है, अननोन है। तो रिसेंट रिसर्च में पता चला है
कि जो कुछ जो ड्रग्स हैं जिसके कारण पार्किंसन डिजीज या नार्कोलेप्सी होता है, उसके कारण भी सोते समय पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट देखने को मिला है। पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर जो है, अगर रात में होगा एकाएक क्या होगा, पैर में मोच आ जाएगी, आप जाग जाएंगे एकाएक, जिसको हम रेपिटेटिव क्रैम्पिंग या जर्किंग कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर ड्यूरिंग नाइट। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, PPLMS। पी क्या, पीरियोडिक लम्ब मूवमेंट इन स्लीप। लेकिन अगर वो दिन में होगा तो उसको हम कहेंगे PLMW, पीरियोडिक लंग मूवमेंट ड्यूरिंग अवेक या कह सकते हैं वाइल वॉकिंग। ठीक है, मेनली ये जो नाइट टाइम वाला होता है ना, वो ज़्यादा कॉमन और डिस्ट्रक्टिव होता है। सिम्टम क्या है, तो जब आप सोते रहिएगा, आप एकाएक पैर फैलाइएगा, बिग तो फैलाइएगा, तो आपके नी में क्या होगा, नी या एंकल में अपने आप मूवमेंट एकाएक स्टार्ट होने लगेंगे। और ये फ्रीक्वेंटली हर 20 से 40 सेकंड के बाद आता है और 2 मिनट तक रहता है। ये जो पैटर्न है PLMD का, ये चेंज होता है नाइट टू नाइट, कभी एक पैर में, कभी दोनों पैर में, कभी अपर आर्म में, ऐसे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कॉजेज क्या है, मेडिकली कम्युनिटी अभी तक ये अवेयर नहीं है इसके कॉजेज का, मतलब इसका कॉजेज अननोन है। बट ये लिंक्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ट्यूमर, डायबिटीज और अदर मेडिकल कंडीशन से। कॉमन कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो नार्कोलेप्सी, अर्ज टू स्लीप ड्यूरिंग डे, माने जो लोग दिन में ज़्यादा सोते हैं उनमें। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, अदर कॉमन कंडीशन एसोसिएटेड है, ये नहीं है कि ये सब वही है। ठीक है, उसके बाद रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया और लो लेवल ऑक्सीजन रिच हेमोग्लोबिन। कहा जाता है ना, हम लोग यहाँ अगर रात में जिसका पैर चढ़ता है तो उसमें कहा जाता है कि अरे इसके शरीर में खून की कमी है या कमजोरी के कारण ये मेनली पैर चढ़ता है, तो इसको हेल्दी खाना दो। तो कहीं ना कहीं पहले की जो बातें होती है वो साइंटिफिक टर्म से रिलेटेड होती है। रिएक्शन टू मेडिकेशन, या किसी मेडिकेशन का विड्रा कर रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, तो आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो बता ही दिए हैं, बेंजोडाइजिपाम दिया जाता है ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस किया जा सके और पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट को रोक सकें। ठीक है, ये वेरिएशन होता है। क्लोनाजिपाम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। एंटी कन्वल्सन ड्रग भी दिया जाता है, गाबापेंटिन, ये रिड्यूस करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं तीसरे में, क्या था, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ना, इसको हम इक बॉम सिंड्रोम भी कहते हैं। अब ये इक बॉम सिंड्रोम क्या है, तो जब पर्सन बेड पे जाता है तो नींद आने के बाद नहीं, जैसे ही वो बेड पे जाता है वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके लेग पे क्या हो रहा है, कुछ चल रहा है, उसके स्किन पे कुछ चल रहा है। ये जो सेंसेशन होता है वो सही हो जाता है जब इंसान लेग को मूव करता है या वॉक करता है, जिसके कारण क्या होता है, स्टार्टिंग में सोने में प्रॉब्लम होता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे रोपिनिरोल के द्वारा। ठीक है, ये डोपामिन एगोनिस्ट है जो वर्क करता है D2 और D3 रिसेप्टर पे। जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये एक डिसऑर्डर है जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाता है। कैसा अनकंफर्टेबल, तो पहले ही बता दिया था, ऐसा लगता है कि कुछ मूव कर रहा है। ये मूविंग वाली जो फीलिंग है वो मेनली लेग में होती है, लेकिन कभी कभी ये आर्म या टॉर्सो या क्या हो जाएगा, ओसा लिम्ब जो मूवमेंट करता है ना उसमें हो सकता है। अगर जो पेशेंट आएंगे वो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ चुभ रहा है, कुछ चल रहा है, कोई नीडल भोंक रहा है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है,
जो मोस्ट पीपल है ना, उनको प्रॉब्लम नाइट में होता है जब वो सोने के लिए जाते हैं। ये जो सेंसेशन है जिसके कारण स्लीप डिप्रीवेशन और स्ट्रेस होता है, मतलब स्लीप सही से नहीं आता है, और अगर स्लीपिंग सही से नहीं आएगा तो वो क्या होंगे, रेस्टलेसलेस होंगे। सीवियरिटी जो है ना वो रेंज करता है माइल्ड से इंटॉलरेंस की तरफ। जो सिम्टम है वो आता है जाता है, ये वेरी करता है। ये सिम्टम है ना जो इवनिंग में वर्स हो जाता है और नाइट में वर्स होता है, लेकिन मॉर्निंग में कम देखने को मिलता है। फॉर पीपल सिम्टम जो है वो मेनली सीवियर नाइट में स्लीप डिस्ट्रप्शन इसके कारण कॉज होता है, जिसके कारण पर्सन के पास क्वालिटी ऑफ लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है। जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये ऐसा नहीं है कि ये मेल को होगा या फीमेल को, ये दोनों सेक्स को बराबरी अफेक्ट करता है, लेकिन वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है या यंग चाइल्ड में। ठीक है। मोस्ट पीपल जो अफेक्ट होते हैं वो मिडिल एज और ओल्डर होते हैं। जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है वो उसका जो ये कॉज है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, बट जो कहा जाता है ना कि ये 10 से 20 साल माने सिम्टम स्टार्ट होता है उसके 10 से 20 साल बाद इसके बारे में पता चलता है। इसको करेक्टली डायग्नोसिस करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, बट इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। कॉजेज तो डॉक्टर को भी अननोन इसके जो कॉजेज हैं वो पता नहीं है, अननोन कॉजेज हैं, लेकिन सस्पेक्ट के अनुसार क्या है, ये क्रोनिक डिजीज है। तो सर्टेन क्रोनिक डिजीज और मेडिकल कंडीशन जैसे कि आयरन डिफिशियंसी, पार्किंसन डिजीज, किडनी फेलियर, डायबिटीज, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम देखने को मिलता है। कुछ लोग सस्पेक्ट करते हैं कि जीन भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। ठीक है। मेडिकेशंस, कुछ टाइप के मेडिकेशन जैसे कि एंटी नौसिया ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग और एंटी डिप्रेशन ड्रग, कोल्ड, एलर्जी मेडिकेशंस, ये सभी क्या कर सकता है, जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है उसको वर्स कर सकता है। एलर्जी मेडिकेशन जो कंटेन होता है एंटी हिस्टामिन। प्रेगनेंसी, कुछ वुमेन एक्सपीरियंस करती है प्रेगनेंसी के टाइम में, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है। जो डिलीवरी होते ही उसके कुछ मंथ में सही हो जाता है। अदर फैक्टर अल्कोहल यूज, स्लीप डिप्रीवेशन, ये सब क्या करता है तो मेनली इस सिम्टम को ज़्यादा बढ़ाता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद ये बेस्ड होता है पेशेंट के सिम्टम और उनके बोलने के तरीका, मतलब उसको कहते हैं क्या, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन पे ये डिपेंड करता है इसके डायग्नोस। चलिए अब इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। इसके टाइप में जो सबसे पहला टाइप है उसको कहते हैं अर्ली ऑनसेट ऑफ RLS, जो स्टार्ट होता है 45 वर्ष से पहले और ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। अर्ली हो गया। दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं लेट ऑनसेट रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये एडवांसेज होता है जल्दी से और उसके बाद ये रहता है, मतलब एडवांसेज मोर क्विकली एंड ऑकर मोर ऑफन। तीसरा जो है वो प्राइमरी है जो इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है अदर डिसऑर्डर से, मतलब ये आप जो भी हो रहा है वो कारण उसी का है, ना कि किसी और बीमारी के कारण ये हो रहा है। सेकेंडरी RLS, ये प्रिसिपिटेट होता है अदर डिसऑर्डर के कारण, और वो अदर डिसऑर्डर अगर सही हो जाए तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसके कितने टाइप हो गए, तो इसके 4 टाइप हो गए। ठीक है। सेकेंडरी किसके किसके कारण हो सकता है, या तो आयरन डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी, प्रेगनेंसी, इन स्टेज रीनल डिजीज, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सजन सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पार्किंसन डिजीज, कुछ ड्रग जिसके कारण ये सेकेंडरी होता है। कौन कौन सा ड्रग्स है जो ये जो डिजीज है उसको और बढ़ा देता है, तो डाइफिनाइलहाइड्रामाइन, मेटोक्लोप्रामाइड, प्रोक्लोरपराजीन, क्लोरडियाजोपोक्साइड, ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक जिसमें कि फिनोथियाजिन आता है, एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक जिसमें ओलेंजापाइन और
रिस्पेरिडोन आता है, एंटी डिप्रेसेंट जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन और सेलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर आता है, एंटी कन्वुल्जेंट जिसमें जोनिसामाइड, फेनाइटोइन, मिथसुक्सिमाइड ये सब आता है, एंटी हिस्टामिन और ऑपोइड्स। ये सब क्या करता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, तो लेग में ऐसा लगेगा कि कोई चल रहा है, ठीक है, स्पेशली रेस्ट के टाइम में। ये रात में और ये इवनिंग में ज़्यादा होता है और वॉक करने पे सही हो जाता है। सेंसेशन कैसे अगर पेशेंट आएगा तो डिस्क्राइब करेगा, क्रॉलिंग, पीन, नीडल, टिगलिंग, प्रिकली, पेनफुल, वार्मिंग, ये सब फीलिंग आएंगे, ठीक है, जो सिंपली मूव करने पर भी सही हो जाएगा या मसाज करने पे। क्लिनिकल फीचर जो रेयर आता है, तो आर्म में ये सब तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 30% जो सिम्टम होता है वो मॉडरेट और सीवियर होता है, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम होते हैं, और सिर्फ 15 जो सीवियर होता है ना वो 15 दिन या उससे ज़्यादा दिन तक पर मंथ में होता है। ज़्यादा केसेस तो माइल्ड और इंटरमीडिएट सिम्टम के ही देखे गए हैं, ठीक है। जो पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट ऑफ स्लीप होता है वो भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये मेनली एवरी 20 to 40 सेकेंड पे होता है, जो प्रेजेंट होता है आरएलएस पेशेंट में। इनिशियल कैसे होगा, जर्क के साथ होगा, और उसके साथ साथ टोनिक स्पाज्म भी देखने को मिलेगा। डॉर्सिफिकेशन होगा बिग टो का, फुट का, इवन लेग का। ये मेनली स्टेज 1 और स्टेज 2 ऑफ स्लीप में देखने को मिलता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी तो डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो के कारण भी होता है। कहाँ पे ब्लड फ्लो कमता है, कॉडेट न्यूक्लियाई में, या इंक्रीज इन एंटीरियर सिंगुलेट गायरस, मतलब कि कॉडेट न्यूक्लियाई में ब्लड फ्लो कम हो जाए या एंटीरियर सिंगुलेट गायरस में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए, तो ये देखने को मिलता है। और ये किस में होता है, मेनली फैमिलियर आरएलएस में होता है, या फिर डोपामीन का कम सेक्रिएट होना, या स्ट्रेटियल D2 रिसेप्टर बाइंडिंग का कम प्रोड्यूस होना, ये सब मेनली माना जाता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फेरिटीन है वो रिड्यूस कर जाता है, ट्रांसफेरिटीन इंक्रीज कर जाता है। ये आइडियोपैथिक आरएलएस का कारण है। सीरम में आयरन कंसंट्रेशन एग्जिबिट करता है, जिसके कारण कि कैल्शियम वेरिफिकेशन देखा जाता है। और ये जो है ना 50% ड्रॉप होता है आयरन का कंसंट्रेशन मेनली रात में। आयरन का जो कोफैक्टर है फॉर हाइड्रोजिलेशन ऑफ टायरोसिन हाइड्रोजिलेज, यही रेट लिमिटिंग एंजाइम कहलाता है डोपामीन प्रोडक्शन के लिए। जो पीएलएमएस और स्पाइनल फ्लेक्सस रिफ्लेक्सेस है वो शेयर करता है कॉमन स्पाइनल ऑरिजिन को, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी कोएग्जिस्टेंस ऑफ आरएलएस एंड पार्किंसन डिजीज इज कंट्रोवर्शियल। इंक्रीज पीएलएम इंडेक्स, पीएलएम इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। मिस डायग्नोसिस क्या हो सकता है, तो नॉक्टर्नल डिस्काइनेसिस या एकाइनेसिस इन पीडी, ये इसका मिस डायग्नोसिस हो सकता है। जेनेटिक बेसिस पे क्या है, तो ये पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलेगा, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, और ये मेनली एसोसिएटेड होता है स्पाइनोसेरिब्रल एटैक्सिया टाइप 3 के कारण, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सकते हैं, तो पोलीजोमनोग्राफी कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड करता है पीएलएमएस को, ठीक है। और ये कोरिलेट करता है स्ट्रांगली बट इनडायरेक्टली विथ आरएलएस को। यूजफुल मेजर होता है डायग्नोसिस करने के लिए और ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए। इसमें एंटीरियर टिबियालिस एंटीरियर मसल को रिकॉर्ड किया जाता है। पैथोलॉजिकल वैल्यू ग्रेटर देन 5 पीएलएम या ग्रेटर देन 5 आवर ऑफ स्लीप होगा। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है एक्टिग्राफी, ठीक है। मसल एक्टिविटी मॉनिटर होता है बाई स्मॉल पोर्टेबल मीटर से, यूजुअली ये देखा जाता है एंकल में, ठीक है। इमोलाइजेशन टेस्ट, ये पेशेंट जो अटेम्प्ट करते हैं वो मेंटेन करते हैं सीटेड पोस्चर विदाउट मूविंग देयर लेग। फोर्स्ड इमोलाइजेशन टेस्ट क्या होता है, लेग आर
फिजिकली रीअस्टेंड वाइल एंटीरियर टिबियल ईएमजी रिकॉर्डेड। इसमें क्या किया जाता है, फोर्स इमोबलाइजेशन टेस्ट किया जाता है। इसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है। अब ट्रीटमेंट पे प्राइमरी के लिए ये जैसा उनका है उसके अनुसार किया जाता है। सेकेंडरी में जिसके कारण हो रहा है उसको सही किया जाता है। ठीक है। एडवाइस किया जाता है पेशेंट को कि आप सोते समय पैर हाथ धो के सोएं, मतलब कि स्लीप हाइजीन करें, अवॉइड करें स्टिमुलेटिंग और एग्रीगेटिंग फैक्टर जैसे कि कैफीन, अल्कोहल, हॉट बाथ। ठीक है। डोपामीन ड्रग लें जिसमें आता है लीवोडोपा। लीवोडोपा आता है। ठीक है। डोपामीन एगोनिस्ट लें, आर्गो डेरिवेटिव जिसमें परगोलाइड, ये कैबरगोलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन ये सब लिया जाता है। ठीक है। नन आर्गोत डेरिवेटिव में कौन सा आता है, रोपिनी रोल, रोतिगोताइन, प्रामापिजोल ये सब दिया जाता है। ठीक है। एंटी इलेप्टिक ड्रग दिया जाता है गाबापेंटिन, कार्बामाजिपाइन और प्रेगावालिन। एडिनो रिसेप्टर क्लोनिडीन दिया जाता है। बेंजोडाइजिपाम में क्लोनाजिपाम, ट्राइजोलाम दिया जाता है। ठीक है। ये सब के एडवर्स इफेक्ट भी हैं, जैसे कि जो हमारा बेंजाडाइजिपाम है उसके एडवर्स इफेक्ट में मॉर्निंग सिडेशन, मेमोरी डिसफंक्शन, डे टाइम सोमनोलेंस, मसल वीकनेस ये सब फील होता है। ठीक है। जैसे अभी जो एडिनो रिसेप्टर लेंगे जैसे कि क्लोनिडीन, तो उसका एडवर्स इफेक्ट में ड्राई माउथ, डिक्रीज कोग्निशन एंड लिबिडो इफेक्ट, लाइटेडनेस, स्लीपीनेस और हेडेक होगा। उसके बाद अगर नन अल्गो डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें हम रोतिगोताइन और प्रामीपेजोल देते हैं जो सेकेंडरी टू यूरेमिया होता है। ठीक है। अगर हम ये आर्गो डेरिवेटिव का एडवर्स इफेक्ट देखें तो नौसिया, हेडेक, नसल कॉजेशन, डिजीनेस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है। ओपोइड्स में ऑक्सीकोडोन दिया जाता है, OXY-CODONE। इसका एडवर्स इफेक्ट में माइल्ड सिडेशन, रेयर में नॉक्टर्नल रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। अदर थेरापी में हम आयरन सल्फेट, आयरन डेक्स्टन ये सब देते हैं। ठीक है। इसमें हमारा ट्रांसडर्मल एस्ट्राडायोल भी इफेक्टिव होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवाया जाता है। ओ हीरो।